4 फरवरी 2004 के दिन पाकिस्तान में लोगों ने टेलीविजन की स्क्रीन पर एक ऐसा मंजर देखा जो किसी धमाके से कम नहीं था, और इस धमाके की गूंज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सुनाई गई। आखिर ये धमाका क्या था और किसने किया था, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे हीरो के हवाले से जिन्हें खतरों का सौदागर भी कहा जाता है। आखिर पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम ईरान के जौहरी प्रोग्राम से क्यों जोड़ा जाता है, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो देखनी पड़ेगी। बात हो रही थी धमाके की। ये धमाका पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सरकारी टीवी पर उस वक्त किया था जब उन्होंने ये इतराफ किया कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जौहरी राज दूसरे ममालिक को बेचे हैं, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत बेखबर थी। क्या ये सच था, या क्या कौमी हीरो ने ऐसा सब कुछ किसी दबाव के तहत किया था? इस ऐलान के बाद उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके अपने ही घर में नजरबंद करवा दिया और उनका राबिता बाहर की दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया। लेकिन फिर भी दुनिया में पाकिस्तान और डॉक्टर कदीर शह सुर्खियों में ही रहते हैं। टाइम मैगजीन ने 14 फरवरी 2004 को अपने कवर पर डॉक्टर कदीर की तस्वीर के साथ सुर्खी लगाई, मर्चेंट ऑफ मैनस, यानी खतरों का सौदागर। लेकिन पाकिस्तान में उनके इस एतराफी बयान पर सवालात उठे, और ये सवाल भी बार बार उठता रहा कि कैसे हो सकता है इतना अहम साइंसदान इतने लंबे अरसे तक जौहरी राज और टेक्नोलॉजी बेचता रहा और मुल्क में किसी को भी न पता चला, खसूसन पाकिस्तान फौज और उसकी खुफिया एजेंसी को। 4 साल बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने इस एतराफी बयान के बारे में गार्जियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने ये सब एक कागज से पढ़ा जो उनको थमाया गया था। वाज़ेह है कि डॉक्टर कदीर पर इल्जाम था कि उन्होंने एक खुफिया नेटवर्क के जरिए ईरान, शिमाली कोरिया और लीबिया को एटमी राज बेचे और उनके एटमी प्रोग्राम में मदद की। इस कहानी का आगाज तो 1990 की दहाई में ही हो चुका था। बरतानवी खुफिया इदारे और अमेरिकी CIA 1990 के अवाखिर में डॉक्टर खान के खुफिया नेटवर्क में रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए थे, और इन एजेंसियों ने कई ऑपरेशन किए और अपने एक अफसर को इस नेटवर्क में जगह दिलाई। इस नेटवर्किंग की मदद से उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खरीदारों, जाली कंपनियों, माली फराहमी और लेबोरेटरियों के जाल का पता चला। जैसे जैसे ये मालूम हुआ, डॉक्टर खान ने एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क तैयार किया है जो एटमी हथियारों के लिए आलात फराहम कर रहा है। बरतानिया की ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी में इस मौजू पर सन 2000 के आगाज से गहरी परेशानी का इजहार किया जाने लगा। लेकिन इस मामले की सबसे अहम कड़ी दिसंबर 2003 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और बरतानवी इंटेलिजेंस MI6 के अफसरान को लीबिया के हुकाम से मिली, जब लीबिया ने अपनी जौहरी प्रोग्राम को तर्क करते हुए खाकी लिफाफों में एटमी हथियारों के डिजाइन उन अफसरान को थमा दिए थे। इन मालूमात के मुताबिक इन डिजाइन के अलावा जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिका पुरताजात पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर AQ खान ने मुहैया किए थे, और यूं अमेरिका को एक अहम जवाब मिल गया कि वो पाकिस्तान पर जोर दे कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ कार्रवाई करे। मार्च 2005 में उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात शेख रशीद ने भी इतराफ किया था कि डॉक्टर कदीर खान ने ईरान को जौहरी टेक्नोलॉजी दी थी, लेकिन हुकूमत को इस लेन देन के बारे कुछ मालूम न था। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने ऐसा इतराफ किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ईरान को कुछ सेंट्रीफ्यूजेस दिए थे और उन्होंने अपनी जाती हैसियत में ईरान की मदद की, और हुकूमत पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं था, ऐसा कहना था उस वक्त के वज़ीर इत्तलात शेख रशीद अहमद का। अक्टूबर 2021 में शाया होने वाली BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की फैसिलिटी में सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम का कयाम काफी हद तक उन डिजाइन्स और मटेरियल्स की बुनियाद पर किया गया नजर आता है जो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर कदीर खान के नेटवर्क ने ईरान को सप्लाई किए थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक मुलाकात में अब्दुल कदीर खान के नुमाइंदों ने ईरान को एक एटमी प्रोग्राम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद और अज्जा की एक फहरिस्त फराहम की थी, जिसमें कीमतें भी दर्ज थी और ईरानी हुकाम उसके मुताबिक माल का ऑर्डर दे सकते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत थोड़ा अरसा नजरबंद रहे। सन 2012 में डॉक्टर कदीर ने एक सियासी जमात तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी बनाई, जिसे इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त हुई और एक सीट भी न मिल सकी। इस दौरान उन्होंने बहुत अरसे के बाद कुछ सहाफियों को इंटरव्यूज भी दिए, जिसपे वो अपने इतराफी टेलीविजन बयान से इनकारी हुए और किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी से इनकार किया। एक बैनुल-अक़वामी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने साफ कहा कि उनका पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क के किसी किस्म के जौहरी प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं, और खसूसन ईरान
ईरान के हवाले से उनका मौकफ था कि ये किस तरह मुमकिन है कि ईरान, जो कि NPT ट्रीटी या जौहरी हथियारों के अदम फैलाओ मुआहदे का मेंबर है और हमेशा से कहता रहा है कि वो बम बनाना नहीं चाहता, वो किसी की मदद से बम बना सकता है। उन्होंने इसे इसी तरह का प्रोपेगेंडा करार दिया जिस तरह का इराक से मुतल्लिक किया गया था, क्योंकि ईरान NPT का सिग्नेटरी है। इसलिए IAEA कभी भी किसी भी वक्त उसके जौहरी प्रोग्राम का मुआयना कर सकती है। इसलिए यह कहना गलत है कि वो बम बना रहा है। शिमाली कोरिया की जौहरी सलाहियत के मुतालिक उनका कहना था कि वो कई दिहाइयों से चीन और रूस के कैंप का हिस्सा है। बम बनाने के लिए उसे किसी और मुल्क के पास जाने की जरूरत नहीं। इस इल्जाम पर कि लीबिया उनके बेचे हुए राजों और टेक्नोलॉजी की वजह से जौहरी बम बनाने की कोशिश कर रहा है, डॉक्टर कदीर का जवाब था कि जो मुल्क साइकिल नहीं बना सकता वो जौहरी बम किस तरह बनाएगा। कुछ दिफाई अमूर के माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत का ये मुसलसल मौकफ रहा है कि डॉक्टर कदीर खान ने इनफरादी सतह पर ईरान की मदद करने की कोशिश की, जो एक गैर जिम्मेदाराना अमल था और जिसका पाकिस्तान की हुकूमती और रियासती पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं था। पिछले तकरीबन 25 साल से पाकिस्तान का तसलसल से ये मौकफ रहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अपने दिफा और इलाकाई सलामती के लिए है और वो किसी और मुल्क से शेयर नहीं की जाएगी। इसके पीछे ये भी एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जौहरी फैलाव के जो इल्जामात लगते रहे हैं उनको ज्यादा अहमियत दी जाए और इस तरह के इल्जामात उसके मुफाद में बिल्कुल नहीं है। अब कुछ जान लेते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के जौहरी प्रोग्राम में क्या फर्क है। पाकिस्तान ने कभी NPT पर दस्तखत ही नहीं किए, जबकि ईरान ने किए हैं और यही बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि ईरान ने दस्तखत किए इसलिए उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं कि अगर आपका पुरअमन प्रोग्राम है तो आपको इतना ज्यादा यूरेनियम अफजुदा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की अपनी सलाहियत बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी के सेफगार्ड से बाहर रहकर हासिल की थी। इसलिए कोई भी पाकिस्तान पर इस किस्म का इल्जाम आयद नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान NPT का सिग्नेटरी ही नहीं था और पाकिस्तान ने ये सलाहियत भी इंडिजिनस तौर पर हासिल की थी। ईरान के केस में ये है कि इसकी तमाम सरगर्मियां बैनुल-अक़वामी एजेंसी की निगरानी में होती हैं, इसलिए उस पर उंगलियां उठाई जाती रहती हैं। लेकिन ईरान वो सब कुछ कर रहा है जो कि पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क ने अपने एटमी प्रोग्राम के लिए किया था, जिसमें सबसे अहम चीज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल बनाना है। आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान की एटमी असासों पे हमला करके ये दावा किया कि हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने पीछे गया है और ईरान दोबारा से एटम बम बना सकता है। अब ये वक्त ही बताएगा कि ईरानी एटम बम में क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुलव्वस थे या नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ साफ है कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ऐसा किया भी है तो अपनी जाती हैसियत में किया है, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत मुलव्वस नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौम के इस हीरो के बारे में क्या राय रखते हैं।